हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस समय एसएससी एमटीएस के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस समय हम लोग कर रहे हैं 13 सितंबर 2023 का शिफ्ट 1 करने जा रहे हैं। इसके पहले जो कल तक हुआ था वो 12 सितंबर का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 हम लोगों ने किया था। आज 13 में आ गए हैं तो 13 का भी शिफ्ट 1, 2 और 3 करेंगे। आज शिफ्ट 1 करने जा रहे हैं, ठीक है। और 2023 के अलावा 2022 के भी पेपर कराए हैं और 21 के भी कराए हैं। 22 वाले पूरे नहीं हुए हैं, थोड़े कम हुए हैं, 3-4 मतलब कुछ जो जून में हुए थे वही नहीं करवा पाए हैं। मई वाले में भी 1-2 दिन का बाकी है, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, नहीं हो पाया था। अभी ये वाला सेशन ख़त्म होगा जब 2023 वाला, उसके तुरंत बाद हम 2022 वाला जो बचा हुआ है उसको करा देंगे, या लाइव ही करा देंगे या रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे। 21 वाला पूरा का पूरा कराए हैं, उसकी चिंता मत करो। अच्छा, एमटीएस के अलावा सीजीएल है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, सीपीओ है, इन सब का भी तो पेपर कराए हैं ना, तो बहुत सारा है। आप सारा सॉल्व करिए, 2022-23 लगाते लगाते साल बीत जाएगा आपको, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। कहाँ मिलेगा पीडीएफ ये आपको पता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो लिंक दिया होगा, लिंक का पीडीएफ। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली आपको मिल जाया करेगा दोपहर में, ठीक है। तो आपने पीडीएफ सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं कि आज कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है खाली जगह भरने के लिए। अब इसमें क्या दिया कि जैक टुक ऑन 3 जॉब्स। जैक है, उसने 3 जॉब ले ली, ठीक है, 3 नौकरियाँ पकड़ ली उसने एक साथ में। लेकिन जल्दी ही उसको ये रियलाइज़ हुआ ही हैड डैश, तो मतलब उसने 3 नौकरियाँ एक साथ, 3 नौकरियाँ। बताओ अब एक साथ 3 नौकरियाँ करोगे तो कहाँ तक निप पाओगे भाई। 24 घंटे होते हैं, एक ड्यूटी 8 घंटा करोगे 24 घंटा हो जाएगी, कैसे कर पाओगे। तो उनको जल्दी ही क्या रियलाइज़ होगा कि वो अपनी औकात से बाहर ले लिए हैं। लिखा है बिटेन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, तो बाइट ऑफ मोर देन यू कुड च्यू मतलब क्या हुआ, जितना आप चबा नहीं सकते हो उससे ज़्यादा बड़ा निवाला काट लिया। तो आप मतलब एक ब्रेड पूरी एक ब्रेड एक बार में ठूंस ली, उसके बाद चबा नहीं पा रहे हो। तो सेम यही सिचुएशन तो इनकी हुई है। तीन नौकरियां पकड़ ली इन्होंने और उसके बाद सांसत हो रही होगी। सांसत होना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो सांसत हो रही होगी इनकी। तो ये पहला वाला इडियम ही एकदम मोस्ट सुटेबल फिट बैठ रहा है। कट कार्नर्स का मतलब क्या होता है। कट कार्नर्स मतलब थोड़ा जानते हो, कुछ पैसे बचाना, कुछ काम बचाना। जैसे आपको कोई असाइनमेंट बनाना है, आपने किसी से असाइनमेंट मांगा, उसने 10 हेडिंग डाली थी, आपने 7 हेडिंग डाली, ठीक है। उसने 6 टॉपिक लिखे थे, आपने 4 टॉपिक लिखे। तो ऐसे काट छाँट करके काट छाँट दोनों में होती है, काम में भी होती है और पैसे में भी होती है। काट छाँट करके किसी तरह काम पूरा कर देना टाइम पे, उसको कहते हैं कट कार्नर्स। एक तरह से मतलब कॉस्ट कटिंग होती है इसको। प्ले बाय द ईयर अब प्ले बाय द ईयर का क्या मतलब होगा समझो। जैसे हम किसी काम को पहले से प्रिपेयर करके नहीं करते हैं, प्लान करके नहीं करते हैं। जैसी सिचुएशन होगी, जैसे हमारे सामने जैसा भी मौका आएगा, जैसी सिचुएशन आएगी उसी के हिसाब कर लेंगे। पहले से रिहर्सल नहीं हुआ रहता, पहले से प्रैक्टिस नहीं हुई रहती। जैसी सिचुएशन सामने आएगी उसी हिसाब से हम काम कर लेंगे, वो प्ले बाय द ईयर होता है। और टेकन इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे आपने हमसे कुछ कहा और हमें मतलब उसकी सत्यता पर पूरा भरोसा ना हो। मैं आपकी बात मान तो ले रहा हूँ लेकिन मतलब 100% यकीन नहीं है, उसको कहता है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में फिर इडियम ही है और इसमें आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। दिया है कि कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है। आर्म्स लेंथ मतलब हाथ भर की दूरी, तो किसी को मतलब खुद से हाथ भर की दूरी पर रखना। तो अगर आप किसी को हाथ भर की दूरी पर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसे बहुत क्लोज नहीं हो रहे हैं, बहुत घुल मिल नहीं रहे हैं। यू डोंट हैव इंटीमेट रिलेशंस विद हिम। इंटीमेट रिलेशन नहीं है, घनिष्ठता नहीं है, क्लोजनेस नहीं है, थोड़ी दूरी पर रख रहे हो। ये होता है किसी को हाथ भर दूरी पर रखना। अब ऑप्शन देखो, टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज या फ्रेंडली विद समवन, किसी से बहुत क्लोज ना होना, बहुत इंटीमेट ना होना। तो यही तो है आंसर, यही तो हम बता भी रहे थे। अब ये देखो, टू रूइन समवन्स प्लान, तो किसी का प्लान बर्बाद कर देना, ये वहाँ पर नहीं है। हैविंग एनर्जी, ये सब नहीं, यही होगा किसी को हाथ भर की दूरी पर रखने का मतलब
किसी से बहुत क्लोज रिलेशनशिप ना होना, बहुत फास्ट फ्रेंड ना होना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ इसमें से। सील्ड का तो सही है, सील्ड का मतलब क्या होता है, ढाल होती है ना, कवर, प्रोटेक्टिंग, तो ये सील्ड की स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। वैक्यूम की गलत है। वैक्यूम में देखो क्या होता है, ये गलत है तो आंसर होगा। एक्चुअली वैक्यूम में जो स्पेलिंग है वो है VAC, उसके बाद W होना चाहिए, W के बाद M। जानते हो वैक्यूम में CWM होता है, CCUM नहीं होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम लोगों की स्पेलिंग गलत हो जाती है, खास तौर से वैक्यूम की, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में CW है। परसीव की एकदम से सही है। परसीव का मतलब जब हम खुद पर कोई चीज़ फील करते हैं, अनुभव करते हैं, जैसे सपोज करो मोमबत्ती पर हाथ छू गया, जल गया, तो जलना जब खुद जल के महसूस करते हो तो उसको कहते हैं परसीव करना, ठीक है ना। तो अब आंसर ये भी नहीं होगा, रिकॉग्निशन भी स्पेलिंग सही है, आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका जो सही होगा वैक्यूम होगा, क्योंकि उसी की स्पेलिंग गलत है। तो वैक्यूम होता क्या है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, निर्वात एक शब्द है, निर्वात, जहाँ हवा नहीं होती, एयर नहीं होती, उसको कहते हैं वैक्यूम, ठीक है। फिर इडियम आ गया, देखो अप्रोप्रिएट इडियम क्या लगाना है, वही पहली वाली सिचुएशन। आधा सेंटेंस दिया है, एक सिचुएशन बना रहा है, इस सिचुएशन में कौन सा इडियम लगना चाहिए। तो देखो लिखा है कि आई न्यू इट वॉज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, मुझे पता था कि ये बात गलत है, टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों को डिस्ट्रैक्ट करना, मतलब गुमराह करना और मिसगाइड करना, मिसलीड करना गलत है, मुझे पता है। बट डैश का मतलब ऑल इज अनफेयर इन लव एंड वार नहीं। एक्चुअली कहावत क्या है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज़ है। तो ऑल इज़ फेयर है, अनफेयर नहीं है। तो ये हुआ ऑल इज़ फेयर इन द वर्ल्ड, ये भी नहीं है। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। इडियम एक्चुअली ये वाला है मुहावरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला इन्होंने कहा कि एक सेंटेंस दैट कंटेन्स करेक्ट स्पेलिंग, मतलब ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें स्पेलिंग एकदम करेक्ट हो। तो इन चारों में हम लोग चलिए एक तरफ से पढ़ते हैं। तो एस्ड सही है। द टेस्ट डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट में यहाँ DA नहीं होता, DE होता है, तो इनका काम खत्म हो गया। एस्ड ACED होता है, तो इनका भी काम खत्म हो गया। एस्ड द टेस्ट डिस्पाइट सही है। बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड, कई दिन से सोया नहीं था। फ्रॉम स्टडिंग फॉर नियरली 24 आवर्स स्ट्रेट, 24 घंटे सोता रहा, मतलब पढ़ता रहा, सोया हुआ नहीं है। तो उसके बाद भी C ने क्या हुआ, टेस्ट को एस्ड किया। एस मतलब क्या हुआ, उसका फेस किया, टेस्ट को दिया। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है स्पेलिंग की, फिलहाल यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। और नीचे आ जाओगे तो एस को एसिड लिख दिया इन्होंने, तो ये भी गलत होगा ना, ये नहीं लगेगा, तीसरा ही हो पाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पे नो एरर दिख रहा है, तो मतलब समझ में आ ही गया, एक स्लैश यहाँ लगा, एक स्लैश यहाँ लगा। लिखा है विद क्लाउड स्ट्रीमिंग पीपल कैन प्ले गेम्स फ्रॉम अ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। अरे यार, इंटरनेट कनेक्टेड में आई का प्रोनाउंसिएशन ई है, तो यहाँ आ की जगह पर क्या लगेगा, एन होना चाहिए। मिल गई हमको गलती। तो ये जो फ्राम के बाद आ लगा, ये फ्राम के बाद आ, यही आ गलत है, यहाँ पर एन होना चाहिए। तो आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या करना, जब मिल गई गलती। अच्छा, आर्टिकल का ये ब्लंडर होता है, ये तो साफ साफ समझ में आता है ना, इसमें आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं बची है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें देखो खाली जगह है और क्वेश्चन टैग है, देखो ना सब क्वेश्चन टैग बने हुए हैं। मैंने आपसे क्या बताया था, क्वेश्चन टैग में आप मेन वर्ड देख लीजिए, मेन वर्ब जो है उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें क्या होगा, यू हैव कंप्लीटेड, ये दिया ही है, यू हैव कंप्लीटेड। कंप्लीटेड से हमें कोई मतलब नहीं है, हैव से मतलब है, तो हैव है तो हैव ले लेंगे। और ये यू है तो यू आ जाएगा, प्रोनाउन है ही, ठीक है। अच्छा, जब हैव के बाद नॉट नहीं लगा है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और नॉट कैसे लगेगा, एन कामा टी, तो ये होना चाहिए हैवंट यू। क्लियर। अगर यहाँ क्वेश्चन टैग बनाते तो इसके हिसाब से बनाते, यहाँ क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो हैव है, हैवंट हो गया, यू पीछे लग गया, हैवंट यू होगा, ठीक है। तो ये नॉट नहीं इसमें, इसलिए गलत हो गया, हैवंट यू होगा।
हैव का हैड होने का कोई चांस ही नहीं होता क्वेश्चन टैग में, ठीक है। तो दूसरा वाला हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर में आ जाओ। 8 में नो रेक्टिफिकेशन नीडेड। अब रेक्टिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट, नो सब्स्टिट्यूशन, सब बात एक ही है। इन्होंने कहा यहाँ एक वर्ड को अंडरलाइन किया है। इन्होंने कहा अगर ये गलत है तो इनमें से क्या होगा, और अगर वो गलत नहीं है तो ये होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। दिस फिल्म इज़ अ नॉन स्टॉप राइट। ये जो फिल्म है एक नॉन स्टॉप राइट है। मतलब क्या हुआ, बिना रुके दंगा। मतलब पूरी मूवी में लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा यही सब दिखाया गया है। इतना ज़्यादा है कि मेनी साइट, कई लोग साइट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं इसको एज वन ऑफ द फनी फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। तो वन ऑफ द, देखो यहाँ लिखा वन ऑफ द ना, जब वन ऑफ द लगाते हैं हम लोग तो एडजेक्टिव किस डिग्री में होती है, सुपरलेटिव डिग्री में। वन ऑफ द काइंडेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द स्वीटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ऐसे हम लोग कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट। तो वन ऑफ द के बाद ये क्या होगा, फनीएस्ट होगा। तो फनी की जगह क्या होना चाहिए, फनीएस्ट। वन ऑफ द फनीएस्ट, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। समझ गए ना। वन ऑफ द के बाद देखो मोर और फनियर, ये तो कंपैरेटिव हो जाएंगे ना। वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव लगता है। तो ये पहला वाला हो गया। अब आगे चल सकते हैं ना। चलिए अगला ले लो। तो अगले में फिर वही खाली जगह भरनी है। लिखा था टॉडलर। टॉडलर का मतलब क्या होता है, अरे मतलब 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं जो अभी अभी खड़े खड़े चलना सीखे हैं। द टॉडलर डिसाइडेड टू मेक अ मेस। अच्छा, तो 1.5 साल के बच्चे को कमरे में छोड़ के चले जाओ तो वो क्या करेगा, बिस्तर की चीज़ ज़मीन पे, ज़मीन की चीज़ बिस्तर पे, चप्पल बिस्तर पे होगा, तकिया ज़मीन पे होगी। तो उसने भी अकेले हो गया था कमरे में। उसने सोचा चलो बड़े लोगों का काम ही बढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत हीरो बनते हैं ना सब लोग, अकेले हमको छोड़ के गए हैं, अभी मजा चखाते हैं, जब ये लोग लौट के आएंगे तो पूरा कमरे का होलिया बिगड़ा होगा, तहस नहस किया होगा। तो उस बच्चे ने डिसाइड किया टू मेक अ मेस, मतलब चलो मैं मतलब सब कुछ उजाड़ पुजाड़ देता हूँ। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू डैश द अटेंशन ऑफ इट्स पेरेंट्स। अच्छा, तो बात ये है कि उसके मम्मी पापा उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो उसको अपने मम्मी पापा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। तो क्या कहता, कोई गिराएगा पड़ाएगा तोड़ फोड़ मचाएगा तभी तो लोग उसकी ओर ध्यान देंगे। ही वांटेड टू सीक द अटेंशन, ही वांटेड टू एक्सट्रैक्ट द अटेंशन, इलिसिट द अटेंशन। एक्सट्रैक्ट और इलिसिट एक ही होता है, ठीक है। कहीं से कोई चीज़ निकालना, कोई निष्कर्ष वगैरह निकालने के लिए ये सब यूज किया जाता है, तो ये नहीं लगेगा डिस्कस। वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था, तो प्लीज द अटेंशन नहीं होगा, तब क्या होगा, ही वांटेड टू सीक द अटेंशन ऑफ इट्स पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करने चाहता था अपनी। तो सीख, आकर्षित करने के लिए क्या लगाओगे, चाहे तो ड्रा द अटेंशन लगाए होते तो ड्रा भी ठीक लग जाता। ही वांटेड टू ड्रा द अटेंशन ऑफ इट्स पेरेंट्स, ड्रा हो जाता। ड्रा नहीं लिखा है तो सीख लगाओ, ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में जो 10 में फिर खाली जगह भरने। आज मतलब खाली जगह भरने का ही मुहूर्त है क्या। चल लिखा था CEO हैज़ डैश दैन। अब ये दैन लग गया तो जाहिर सी बात है क्या लगाना, कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। CEO हैज़ डैश दैन वरिंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट्स। इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट को के बारे में वरी करने से ज़्यादा ज़रूरी, उससे ज़्यादा बेहतर काम उनके पास थे। तो थ्रो कासन टू द विंड, बीन वॉकिंग ऑन द आइस, टेकन रेन चेक या बिगर फिश टू फ्राई। तो किसी में कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, केवल एक है बिगर फिश टू फ्राई, इसी में कंपैरेटिव डिग्री लगी है। अगर आप टेक्निकली सॉल्व करना चाहते हो तो आपका ये चौथा आंसर हो गया, क्योंकि दैन कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर बिगर कंपैरेटिव डिग्री। कहें हम दैन को कंपैरेटिव डिग्री या कहीं दैन कहीं प्रेफर नहीं, रेदर आ जाता है तो हम दैन लगा सकते हैं। अदर दैन, रेदर दैन, वरना सब कंपैरेटिव के साथ दैन। तो इसमें कहीं कुछ और था ही नहीं, वही एक बिगर है जिसके साथ दैन लगेगा। ये तो टेक्निकल बात हुई। अच्छा, बात आती है अब इसके मीनिंग की। तो मीनिंग में ये है कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स पर चिंता करने के अलावा CEO, भाई CEO बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इंडिविजुअल कस्टमर की कंप्लेन पर मतलब इतना चिंता करने के अलावा उनके पास और बड़े बड़े मुद्दे हैं सॉल्व करने को। तो बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है जब हमारे पास जो हम कर रहे हैं काम, जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी काम हो, जो हम बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी बातें करने की हों, ठीक है। तो उसको कहते हैं बिगर फिश टू फ्राई। वी हैव बिगर फिश टू फ्राई, ठीक है।
तो दोनों लिहाज से ये ठीक है। बाकी रहा थ्रो कासन टू द विंड का मतलब होता है कि सावधानी को ताक पर रख देना। जैसे मान लो, मैं फिर वही पुराना वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो आपके पास कोई ऐसी बाइक है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर है, पता लगा आप 120 किलोमीटर की स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और हेलमेट भी नहीं लगाए हैं, तो मतलब यू हैव थ्रोन कासन टू द विंड, आप अपनी सावधानी को ताक पर रख कर रहे हैं। वॉकिंग ऑन द थिन आइस का मतलब होता है पतली परत पर, पतली बर्फ की परत पर अगर आप चल रहे हो तो आप खतरा मोल ले रहे हो, क्योंकि कभी भी पतली परत है, फूट जाएगी, टूट जाएगी तो आप गम से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब वॉकिंग ऑन द थिन आइस का मतलब होता है आप खतरा मोल ले रहे हैं, रिस्क मोल ले रहे हैं। टेक अ रेन चेक, तो टेक अ रेन चेक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही पोलाइटली डिनाई कर देना, इनकार कर देना। बहुत ही जैसे किसी ने कहा कि भैया आप कल आना है आपको, तो आप क्या करें, पोलाइटली हाथ जोड़ करके उस आदमी के कहें भैया माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ मजबूर हूँ, नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसे मतलब इस तरह से डिनाई करना, तो क्या होता है, टेक अ रेन चेक। समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला करो 11 नंबर में, इसमें आपको वन वर्ड बताना है। क्या दिया है कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। देखो डार्क साइड ऑफ लाइफ क्या होता है ना, कि आदमी के पास कार है तो सोचता है यार मेरी कार में एसी नहीं है। अच्छा कार भी है, एसी भी है, तो यार छोटे पहिए वाली है, जगह कम है। तो अब दुनिया भर का जो आपके पास नहीं है आप उसी के लिए छटपटा रहे हैं, जो आप हैं उससे आप खुश नहीं हैं। मतलब आप हम अपने जीवन में खालीपन, निगेटिविटी ही देखते हैं, मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। ये होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें, जो आदमी ये देखता है अरे यार ठीक है मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, बहुतों के पास तो साइकिल भी नहीं है, तो वो ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी होता है। आइडियलिस्ट का मतलब क्या होता है, हर चीज़ आदर्श रूप में देखेगा, मतलब सबकी एकदम क्लासिकल, एकदम स्टैंडर्ड आदर्श, सब हर चीज़ का आदर्श रूप, बेटा आदर्श रूप में, प्रधानमंत्री आदर्श रूप में, टीचर आदर्श रूप में, हर चीज़ आइडियल होनी चाहिए, वो आइडियलिस्ट होते हैं। फिजिसिस्ट का मतलब भौतिक विज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग जो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की स्टडी करते हैं उनको कहता है फिजिसिस्ट। ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट मत कहना, फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, फिजिसिस्ट भौतिक विज्ञानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 में एरर है और इसमें क्या दिया है, देखो दिस फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग अ 5 ईयर वारंटी। 5 ईयर वारंटी तो ठीक है, दिस फ्रिज भी ठीक है, कम्स, अब कम्स इंक्लूडिंग की ज़रूरत क्या है, यहाँ क्या कर दो, इंक्लूड्स। दिस फ्रिज इंक्लूड्स अ 5 ईयर वारंटी, इस फ्रिज में 5 साल की वारंटी भी शामिल है। ठीक है, तो हो गया क्लियर। चलिए आंसर कौन सा होगा जी, तो ये बी वाला हो गया आंसर। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बताना कि आपको एंटोनिम किसका, एंजाइटी का। तो दे वेटेड विद एंजाइटी फॉर द फाइनल रिजल्ट, वो लोग फाइनल रिजल्ट वेट कर रहे थे विद एंजाइटी। विद एंजाइटी मतलब अब सेंस सोचो, कोई फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा होगा तो किससे, बड़ी बेसब्री से। ठीक है ना, बड़ा मतलब बहुत क्या होता है, उत्सुकता होगी, बहुत मतलब इम्पेशेंट होगा, धैर्य नहीं होगा यार कब रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आए। तो ठीक है। वाइल्डरनेस का मतलब क्या होता है, वाइल्डरनेस का मतलब वीराना, सुनसान, मतलब कहीं ऐसी जगह पे हैं आप जहाँ कई कई किलोमीटर तक ना तो आदमी, ना आदम जात, ना पेड़ पौधे, ना जीव जंतु, कुछ नहीं है, एकदम सुनसान, वाइल्डरनेस होता है। फीबलनेस का मतलब क्या होता है, वीकनेस, कमजोरी होती है, कमजोर होने को कहते हैं। कामनेस का मतलब क्या हुआ, एकदम कूल माइंडेड। अब बताओ एंजाइटी का अपोजिट नहीं हो जाएगा कोई, एंजाइटी में बड़े परेशान है, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। काम मतलब एकदम शांत, रिजल्ट 12 बजे निकलेगा, देखेंगे 4 बजे, ठीक है यार देख लेंगे। तो कूल होता है एकदम, एंजाइटी का अपोजिट कूल हो गया, ये तीसरा आंसर हो गया। श्रीवुडनेस मतलब जानते हो, श्रीवुड होता है बहुत ही क्लेवर टाइप का होता है, बहुत काइया मक्कार धूर्त टाइप का होता है, तो वो क्लेवरनेस हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 में आ जाओ। 14 में फिर से एरर का मैटर है। द स्कूल शैल रीओपेंड आफ्टर समर वेकेशन ऑफ 1 मंथ। देखो शैल लिखा है ना बच्चा, और ये क्या लिखा, रीओपेंड। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मान लो ईडी लगा हुआ है, तो शैल के साथ क्या लगता है बताओ,
शैल हो, विल हो, या कोई भी मॉडल हो, याद करो शैल विल तो मैं एक जैसे आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, विल, शैल, कैन, कोड, मे, माइट, शोड, वुड, मस्ट, आर्ट टू, कोई भी हो इस तरह का, तो उसके साथ क्या लगती है, केवल 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 वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो शैल के बाद री ओपन होगा, ना कि री ओपेंड होगा। तो री ओपेंड कहाँ है, ये है री ओपेंड, ये गलत है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। क्लियर हो गए ना। चलिए 15 में आ जाओ। 15 में वन वर्ड बताना है। लिखा है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति में विश्व परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है, ये फीलिंग होती है, भावना होती है, सो हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हुआ, विश्व पुरुष होता है, मतलब अ कॉस्मोपॉलिटन कंसीडर्स द होल वर्ल्ड एज हिज फैमिली, ठीक है। पैसिफिस्ट कौन होता है, शांतिवादी, ये होता है अगेंस्ट वार, ये क्या होता है, शांतिवादी या अगेंस्ट वार, युद्ध के खिलाफ व्यक्ति होता है। कंटेम्पोरेरी क्या होता है, समकालीन, मतलब एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। जैसे मान लो रूस में पुतिन है, इंडिया में मोदी जी हैं, ठीक है, और अमेरिका में जो बाइडन है, ठीक है, और जिनपिंग हैं। तो ये सब लोग क्या हैं, एक ही समय के पॉलिटिशियन हैं। तो दे मतलब दीज आर कंटेम्पोररी पॉलिटिशियंस, ठीक है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी, एक ऐसा व्यक्ति जो आजीवन बिना शादी किए, बिना विवाह किए रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी। अच्छा एक बात और समझ लो, सेलिब्रेट होने में अनिवार्य शर्त विवाह न किए होना ही नहीं है। ब्रह्मचारी की जो एक्चुअल शर्त होती है, एक्चुअल पैरामीटर होता है, वो ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे जीवन में कभी फिजिकल रिलेशन ना बनाया हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया हो, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और किसी ने शादी नहीं की है लेकिन किसी के साथ उसके शारीरिक संबंध बने होंगे, तो वो ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता है। तो सेलिब्रेट को ऐसे अविवाहित और ब्रह्मचारी में फ़र्क समझना, अविवाहित अलग चीज़ होती है और ब्रह्मचारी वो होता है कि जिसने शारीरिक संबंध किसी से नहीं बनाए हैं, उसको कहते हैं। क्लियर है ना। अब अनमैरिड और सेलिब्रेट में एक फ़र्क होता है, अविवाहित और ब्रह्मचारी में अंतर होता है। चलिए अगले पे आ जाइए 16 में। तो 16 में फिर खाली जगह दिया हुआ डैश। अब यहाँ इन्होंने कहा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में है तो जाहिर सी बात इंडिकेशन होगा, एंटोनिम लगाना है। डिस्टिंक्ट का एंटोनिम, अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ रिलेंटलेस वाज बॉदरिंग मी व्हेन आई लेफ्ट द सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान से जब मैं निकला, एक रेस्टलेसनेस मतलब एक बेचैनी का सेंस, मुझे स्पष्ट रूप से एक बेचैनी मुझे खाई जा रही, परेशान कर रही थी। तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट। तो ये क्रिटिकल होगा तो ये होगा नहीं। वेज का मतलब अस्पष्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर। आप प्रियर का यहाँ कोई मतलब नहीं, टेरिबल मतलब डरावना सा, तो साइलोनिम हो जाएगा ना। वेज, वेज मतलब होता है ना, ये डिस्टिंक्ट का अपोजिट होता है वेज। डिस्टिंक्ट क्या होता है, एकदम क्लियर, और वेज मतलब क्या होता है, जो क्लियर ना हो, जो अस्पष्ट हो, जिसकी मीनिंग साफ ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17 में आए बेटा। तो 17 में वही दैट क्या, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन क्या है, अ थिंग्स आर। देखो यहाँ आर लगा है और यहाँ आर लगा है और यहाँ थिंग्स लिखा है, या तो ये आ कटेगा या तो ये फिर थिंग हो जाए और ईच हो जाए, दो में से कोई एक काम हो सकता है। एक फार्मूला देखो जरा, जब हम लोग लिखते हैं आमेनी, ठीक है, ध्यान रखना, आमेनी के बाद हम लोग प्लूरल नाउन यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यूज करेंगे और प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। एक फार्मूला हो गया। दूसरी बात, अगर मेनी के बाद आ लगा हुआ है, मेनी के बाद आया एन लगा है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। याद रखिएगा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब भी होगी, सिंगुलर ही वर्ब भी होगी। ठीक, अब अपने पे आ जाओ, अपने क्वेश्चन पे। तो देखो मैं इसको एक बार और क्लियर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मेनी तो अंडरलाइन के बाहर यहाँ लिखा, आ लिखा, मेनी थिंग्स आर यूज्ड फॉर द सो। अब ये इधर तो हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ गड़बड़ ही नहीं है ना, मेनी में कोई गड़बड़ी है। अगर आ लगेगा, क्या कहा था, अगर आ लगता है तो ये थिंग्स का थिंग हो जाएगा, आर का इज हो जाएगा, या तो आपको हटा दिया जाएगा, मेनी थिंग्स आर हो जाएगा। तो देखो चार के चारों ऑप्शन में आ लगा है, तो मेनी थिंग्स आर का कंसेप्ट तो गया। मेनी आ के बाद हमको क्या करना है,
थिंग्स में से एस हटाना है और आज हटा के आर हटा के इज करना है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, वर और वर तो नहीं हो पाएगा। अब थिंग्स इज है या थिंग इज है, तो अभी थिंग्स में से एस काटा ही था तो थिंग्स तो नहीं हो सकता। अब क्या बचा, मेनी अ थिंग इज। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। चलो अगला ले लो, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। असेंबली सही है, असेंबली ASSEMBLY, हाँ ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। एसेंस का मतलब क्या होता है, एसेंस मुख्य तत्व, ठीक है, तो ESSEN, हाँ ठीक, स्पेलिंग इसकी भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। एग्रीगेट AGGRE, हाँ ठीक है, ये भी सही है, AGGRE। तो एग्रीगेट का मतलब होता है ना एकीकृत, सब एक साथ जुड़े हुए हो, ये भी आंसर नहीं होगा। ट्रांसमिसिबल MASS, हाँ ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रांस TRANS फिर MI। अब यहाँ ध्यान देना, MI के बाद SS होगा, फिर IBLE होगा। ट्रांसमिट भी जानते हैं, ट्रांसमिट से बना है। ट्रांसमिट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता हो, ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो जब ट्रांसमिट कर सकते हैं उसको कहते हैं ट्रांसमिसिबल। और इसमें क्या होगा, SS होना चाहिए, यहाँ पर SS होना चाहिए, तो इसकी स्पेलिंग गलत है, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए 19 में आ जाओ। 19 में फिर वही एरर की बात है। द टीम प्लेड रियली वेल, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, यहाँ तक एकदम ठीक है। द टीम प्लेड रियली वेल, यहाँ तक सही है, बट दे गलत हो गया, क्योंकि दे किसके लिए लगा है, टीम के लिए लगा है, तो टीम के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। और लूज, अब यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ देखा, मैच करना। प्लेड, मैच अच्छे से खेले लेकिन जीत नहीं पाए, तो अब जीत नहीं पाए तो ये भी पास्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी पास्ट होना चाहिए, तो ये जो लूज लिखा है वो क्या होगा, लॉस्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। समझ में आ गई ना क्या गलती है। चलिए आंसर कौन सा होगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, चलो इस सेकेंड वाला हुआ। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका 20 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, ग्लिम्स का। तो ग्लिम्स का मतलब क्या होता है ना, एक झलक, किसी चीज़ को एक नज़र देख लिया आपने, एक झलक देख लिया, उसको ग्लिम्स कहते हैं। ऑब्जर्व का मतलब क्या हुआ, बड़े अच्छे से अपोजिट हो जाएगा। ग्लिम्स का मतलब अब दौड़े, अब जैसे मान लो प्लेन से जा रहे हैं, एक नज़र पड़ गई तो हो गया, ठीक है। स्टेयर, घूर के देखना, तो बहुत कायदे से हो जाएगा। एग्जामिन भी बहुत कायदे से, ये तीन के तीनों क्या होता है, सरसरी नज़र से देखना नहीं होगा, बहुत अच्छी नज़र से देखना, बहुत बढ़िया से देखना। और ग्लैंस का मतलब बस वही एक निगाह डाल ली, तो ये रहा आपका साइनोनिम। क्लियर है। अब हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, 21 से। तो 21 से 25 तक कहानी वही है। इसमें करना क्या होता है कि एक पैराग्राफ होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, 5 खाली जगह होंगे, नंबरिंग पड़ी होगी 1 2 3 4 5, इसकी जगह पर क्या लगाना है, देखो ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला ही फेलर हो गया। डैश द ब्रेकफास्ट टेबल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर देयर वॉज नो साइन ऑफ माई वाइफ। अच्छा, तो नाश्ते की टेबल पर मेरी बेबी नहीं बैठी थी। अच्छा, आदमी के लिए यूज कर, सपोज करो जैसे कि मान लो ये टेबल है, अगर यहाँ आदमी बैठा, टेबल, अच्छा रुको थोड़ी अच्छी सी बनाते हैं ना, तो मज़ा नहीं आई टेबल में। ये रहा, सपोज करो ये टेबल है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं बना पाएंगे, ऐसे ही समझ लो। ये ब्रेकफास्ट टेबल है और एक आदमी यहाँ बैठा, एक आदमी यहाँ बैठा, एक आदमी यहाँ बैठा, एक आदमी यहाँ बैठा है। तो अगर ब्रेकफास्ट टेबल पर लोग बैठे होंगे तो ऊपर नहीं बैठे, बगल में बैठे होंगे, तो ये क्या होगा, एट ब्रेकफास्ट टेबल। और अगर ब्रेकफास्ट टेबल पर यहाँ पे मान लो सपोज कर लो कि कोई चाय का कप वगैरह रखा है, तो ये क्या होता है, ये ऑन होता है। तो बर्तन वगैरह जो होंगे ना, वो होंगे ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल। और जो गेस्ट होते हैं, लोग टेबल पर बैठे होते हैं, तो टेबल के ऊपर नहीं बैठते, टेबल के बगल में कुर्सी बैठे होते हैं। तो अगर टेबल के बगल में लगी कुर्सी पर बैठे हैं तो पीपल आर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल। और अगर कुर्सी नहीं है, कोई मान लो बच्चा है या कोई आदमी कभी कभी मेज़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, जैसे यहाँ पर कोई आदमी बैठ गया अगर, तो उसको क्या कहो, ऑन द टेबल, ठीक है। और बर्तन वगैरह, किताब कापी वगैरह होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो ऑन द टेबल होंगी, गेस्ट होंगे एट द टेबल, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगाएं, तो इनकी वाइफ का वहाँ कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे क्या लगा दो, एट द ब्रेकफास्ट टेबल, लगा ना, ये एट लग गया। एट द ब्रेकफास्ट टेबल द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज नो साइन ऑफ माय वाइफ, आई डैश शी वाज स्लीपिंग लेट।
तो मैंने अनुमान लगाया, यही होगा ना, मैंने गेस किया कि वो देर तक सो रही होगी, बट ग्लैडोलिया, ठीक है, ग्लैडोलिया सॉरी, लेकिन ग्लैडोलिया अपॉन बीइंग क्वेश्चन, जब मैंने ग्लैडोलिया से पूछा तो ग्लैडोलिया ओनली डैश हर हेड, तो केवल गर्दन हिलाई, बेटी होगी शायद, तो उसने खाली क्या किया, अपनी गर्दन हिला दी, डैश समथिंग एंड टर्न द व्हाइट्स ऑफ हर आइज, और आंखों में जो सफ़ेद 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 होते हैं उसके उसने टर्न किया, कहाँ, अप टू द सीलिंग, मतलब उसने ऐसे इशारा किया होगा ना, ऐसे क्या हो गया, ऐसे इशारा कर दिया बाप को कि मम्मी ऊपर सो रही होंगी, ये उसने बोल दिया। तो आई वॉज ग्लैड, लो बीबी सो रही है तो ये खुश हो गए, आई वॉज ग्लैड व्हेन द मील वाज डैश, मील वाज डैश मतलब क्या हुआ, तैयार हो गया, खा चुके, कुछ भी होगा, मील वाज ओवर वगैरह, एंड हरीड, और उसके बाद जल्दी 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 कहाँ पहुँचते हैं, लाइब्रेरी पहुँचते हैं, फॉर एंड द ट्राई एट दैट स्टोरी, मतलब उस कहानी पर कोई और ट्राई करते हैं। अच्छा बीबी नहीं उठी थी तो बड़े खुश हुए, लाइब्रेरी भाग लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, चलो। अच्छा तो इसमें ऐड तो भर ही चुके हैं हम लोग, अगले वाले में देख लो क्या करना है। देखो अगले वाले में, सेकेंड वाले में आई डैश, मैंने अनुमान लगाया, जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं मिली तो मैंने गैस किया, मैंने अनुमान लगाया कि शायद देर से सोई होगी, अभी तक सो ही रही होगी। तो आई डिसाइडेड, कि आई एक्सेप्टेड, कि आई एग्जामिन्ड, कि आई कंक्लूडेड, तो आई कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मतलब अनुमान लगाया, गेस किया, निष्कर्ष निकाला। डिसाइडेड, अब यह डिसाइडेड तब लगता है ना जब आप कोई काम करने जा रहे हो, आई डिसाइडेड टू डिस्टर्ब हर, आई डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब हर, आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, जो भी होगा, जब आप कुछ काम करने को डिसाइड करते हैं तब डिसाइड लगता है ना, नहीं तो अभी क्या होगा, अनुमान लगाए में आई कंक्लूडेड, आई गेस्ड, ऐसे लगा सकते थे। अब बताओ थर्ड में क्या लगाओगे, ठीक है, तब तक सोचते रहो। थर्ड वाले में क्या होगा, सी वाज स्लीपिंग, अच्छा लेकिन ग्लैडोलिया है, चाहे इनकी बेटी हो या हो सकती मेड वगैरह हो, ग्लैडोलिया, जब मैंने ग्लैडोलिया से पूछा कि मैडम कहाँ है, तो ग्लैडोलिया ने क्या किया, ओनली डैश हर हेड, उसने अपनी गर्दन को डैश किया, ठीक, तो क्या किया, रोटेट किया, कि स्टर किया, कि एडजस्ट किया, कि सुख हर हेड, ऐसे होते हैं ना, ऐसे ही आप इसी को कहते हैं सुख हर हेड, ये नॉडेड होगा, ये सुख होगा, ठीक है। तो उसने अपनी गर्दन हिलाई, तो क्या लगाओगे, सुख। रोटेट के मतलब जानते हो क्या होगा, इधर से हिली 360 डिग्री घूम जाएगी तो रोटेट नहीं हो सकती गर्दन भैया, 360 डिग्री घूमनी पड़ेगी, तो नहीं हो सकती है, ठीक है। एडजस्ट की, तो गर्दन को उसको एडजस्ट थोड़े करना था भाई, गर्दन तो सिर तो गर्दन पर ही होगा। स्टिल मतलब उकसाना होता है, ये भी नहीं लगेगा, तो उसने गर्दन हिलाई अपनी, और गर्दन हिलाने के बाद क्या किया, उसके बाद क्या, समथिंग हर, हाँ ठीक है, सी ओनली डैश हर हेड, उसने गर्दन हिलाई, डैश समथिंग, कुछ कहा होगा, तो म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, बोटी बोटी करना, किसी को मार के छोटे 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 टुकड़े में कर देना, म्यूटिलेट होता है। मग्ड का मतलब क्या होता है बताओ, मग्ड का मतलब तो किसी पे अटैक करना, जैसे बाजार में अचानक झपट पड़े, चैन छीन के भाग लिए, उसको कहते हैं मगअप करना, ठीक है। मफ्ड का मतलब क्या होता है बताओ, मफ्ड का मतलब होता है किसी अवसर को, किसी अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर देना, टू रूइन द अपॉर्चुनिटी, टू स्पॉइल द अपॉर्चुनिटी ऑफ समवन, किसी के अवसर को, किसी के मौके को, चांस को बर्बाद कर देना मफ्ड होता है। अभी तो कोई नहीं लगा इनमें से। मटर्ड का मतलब क्या होता है, होठों से कुछ आवाज़ है, कुछ बुदा, जिसे मैं बोल रहा हूँ इतना स्पष्ट आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ क्या होगी, जिससे कभी कभी होता नहीं, मम्मी पापा में हो जाता है थोड़ा पंगा उंगा, कभी हो जाता है, बाहर पता लगा ड्राइंग रूम में पापा ने कुछ बोल दिया, तो मम्मी जब घर में जाने लगती हैं तो कुछ बड़बड़ा के जाएंगी, और ये लगेगा कि कुछ बोली हैं, पर ये नहीं समझ पाओगे क्या बोली हैं, ऐसे खाली होंठ फड़फड़ाते हैं, आवाज़ आती है, समझ साफ साफ नहीं आता, हाँ गुस्सा साफ नज़र आ जाता है, उसी को कहते हैं मटर बुदबुदाना। समझ आया कि नहीं समझ आया, हाँ समझ गए होगे, आगे चलो नेक्स्ट करो वो कुछ धीरे से बड़बड़ाई होगी, एंड टर्न वाइट ऑफ हर आइज, और आँखों की पुतलियों से क्या किया, छत की ओर इशारा किया। आई वॉज ग्लैड, ये खुश हो गए खाना खाने के बाद, अरे ठीक है अब खाना ख़त्म होने के बाद हम निकल लेंगे लाइब्रेरी, एक कहानी की किताब ले लेंगे, ठीक है। तो व्हेन द मील वाज ओवर होगा, और क्या मील वाज ओवर, खाना ख़त्म हो गया, तो
मील वाज रिमूव्ड और अनडन और थ्रो तो होगा नहीं, मील वाज ओवर। जब खाना ख़त्म हो गया तो मैं निकल लिया लाइब्रेरी में एक और किताब पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अभी तो हम लोगों का कंटिन्यू चल ही रहा है। इसमें तो मतलब ये वाले MTS वाले में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, संडे को हो गया था। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। और 13 के 2 और बचे हुए हैं, उसके बाद फिर 14 में आ जाएंगे, फिर ज़्यादा है नहीं, ख़त्म ही होने वाला है। तो जो 2022 में बचा हुआ है MTS वाला वो करा देंगे, और CPU मेंस का करा देंगे, क्योंकि अभी CPU का पेपर हो गया। नहीं, CPU का पेपर तो अभी नहीं हुआ, टल गया था ना, तो अभी फिर मेंस करा देंगे। उसमें 9 मई से था CPU का पेपर, और शायद टल गया है, होगा नहीं। ठीक है, तो अभी टाइम है आप लोगों के पास। CPU प्री का मेंस का दोनों का बुनियाद तैयार करो, तब तक मैं इधर मेंस वाला भी करा दूंगा और MTS वाला भी करा दूंगा। ठीक है, तो और कुछ चाहते हो तो हमको बता देना, उस पर भी विचार करेंगे तब तो। अच्छा, पहले बता दिया करो, क्योंकि उसमें मटेरियल तैयार करना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लोगों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं हम लोग कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।